नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस में संजय में। एमपीपीएससी 2020 के लिए महत्वपूर्ण कमीशन की सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे नीति आयोग। तो अपना फॉर्मेट पढ़ने का वही रहेगा। सबसे पहले गठन कब हुआ नीति आयोग की, यह बात करेंगे। नीति आयोग की संरचना क्या है, नीति आयोग का उद्देश्य या कार्य किस उद्देश्य के लिए बनाया गया नीति आयोग, नीति आयोग के कार्य क्या है, ये समझेंगे। और फिर नीति आयोग से महत्वपूर्ण बिंदु समझेंगे जो आपकी परीक्षा एमपीपीएससी 2020 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अपन नीति आयोग को आप ये समझो कि सबसे हाईलाइट में रहने वाला और सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थान वर्तमान में है तो वो नीति आयोग है। तो नीति आयोग को सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो शॉर्ट फॉर्म बोलने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं और वो हर चीज को छोटे रूप में बोलने के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी चीज को वो छोटे रूप में बोल देते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग के फुल फॉर्म की। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब यह है कि एक राष्ट्रीय संस्थान है भारत के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए, भारत के स्वरूप को अच्छा करने के लिए, भारत के स्वरूप में बदलाव करने के लिए। अब बात करते हैं कि नीति आयोग की स्थापना या गठन कब हुआ। नीति आयोग की जो स्थापना या गठन है वो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। लगभग आज से 5 साल पहले 1 जनवरी 2015 को। आपको याद रखना है कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब? 2015 को। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। नीति आयोग के पहले क्या था कि योजना आयोग कार्य कर रहा था। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर इतना है कि योजना आयोग में पूर्णतः किसका अधिकार था? केंद्र का। किसका अधिकार था? केंद्र का। मतलब योजना आयोग में जो फैसला लेते थे, योजना आयोग में जो नीतियां बनाती थी, वो सिर्फ केंद्र सरकार का उसमें प्रतिनिधित्व रहता था। लेकिन नीति आयोग में क्या हुआ, इसमें राज्य का भी प्रतिनिधित्व है और केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधित्व है। मतलब राज्यों को और केंद्र को आपस में मिलकर नीति पर बात करने, नीति को लागू करने, नीति को निर्माण करने का मौका मिला। इसीलिए नीति आयोग योजना आयोग से अलग हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया, तो आपको बताना है कि नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। 1950 में हुई थी। तो आप ये मान के चलो कि लगभग 50 और 15 65 वर्ष किसने काम किया? लगभग 65 वर्ष तक काम किसने किया भारत में? योजना आयोग ने। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। अब नीति आयोग की प्रगति की बात करें, किस प्रकार का आयोग है नीति आयोग? तो नीति आयोग केंद्रीय प्रस्ताव, मतलब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, भारत में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि एक आयोग बनेगा, जिसे उन्होंने क्या आयोग बोला, उसे नीति आयोग का नाम दिया। यह संविधानेतर है, मतलब इसकी संविधान में नीति आयोग का कोई उल्लेख नहीं है। ये किसके प्रस्ताव से बना है? केंद्रीय प्रस्ताव के द्वारा निर्मित संस्था है। इसीलिए संविधान से इतर निकाय बोला जाता है। मतलब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव है, मंत्रिमंडल की एक सूचना प्रसारित की गई कि एक नीति आयोग करके एक आयोग होगा और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। क्योंकि देखो, निकाय मतलब की जो संस्था होती है 3 प्रकार की होती है। संवैधानिक संस्था जिनका उल्लेख संविधान में, सांविधिक संस्था जो एक अधिनियम, जब संसद अधिनियम पारित करके किसी संस्था का निर्माण करती है तो उसे सांविधिक संस्था कहते हैं। और एक होती है संविधान इतर, मतलब जिनका न संविधान में न एक्ट में अधिनियम में उल्लेख नहीं होता, उन्हें संविधान इतर निकाय बोला जाता है। कहीं कहीं गैर संवैधानिक भी लिखा रहता है। तो गैर संवैधानिक उचित शब्द नहीं है, क्योंकि गैर संवैधानिक मतलब संविधान का विरोधी। तो इसलिए आपको कौन सा शब्द प्रयोग करना है? संविधान इतर, मतलब जिसका उल्लेख ना कानून में है ना किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में है, लेकिन उसको बनाया किसने? केंद्रीय प्रस्ताव ने, उसे संविधान इतर कहते हैं। तो भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया 1 जनवरी 2015 को कि एक नया संस्थान काम करेगा, उसे उन्होंने नाम दिया नीति आयोग। अब बात करें तो नीति आयोग थिंक टैंक है, सरकार का थिंक टैंक, मतलब कि सोचने वाली मशीन, सोचने वाला समूह, ऐसा समूह जो देश के लिए नीति बनाने के लिए, देश के लिए नीति का निर्माण करने के लिए, उसका संचालन कैसे हो, उसमें क्या क्या शामिल हो, नीति की दिशा क्या होनी चाहिए, नीति की स्थिति क्या होनी चाहिए, नीति से किसको लाभ मिलेगा, नीति से किसको लाभ देना चाहिए, किसको लाभ मिल सकता है, इस पे सब पे डिस्कशन करता है।
नीति आयोग केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं और सोचते हैं कि किस प्रकार की नीति का निर्माण देश के लिए किया जाना चाहिए, किसी राज्य के लिए किया जाना चाहिए, स्वच्छता के लिए किया जाना चाहिए, पर्यावरण के लिए किया जाना चाहिए, तकनीकी के लिए किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए किस प्रकार की नीति बनानी चाहिए। इसके लिए जो सोचने विचारने का जो काम है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इसी के लिए नई सरकार जो भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसने योजना आयोग के स्थान पर, जिसमें सिर्फ केंद्र का प्रतिनिधित्व था, राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए और नए तरीके से संस्था को रूप देने के लिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का निर्माण किया। अब अपन समझते हैं कि नीति आयोग की संरचना क्या है, मतलब कि इसके जो संगठन है या जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है। नीति आयोग का जो नीति आयोग की जो संरचना है, नीति आयोग की संरचना इसमें क्या है कि जब राज्यों के साथ डिस्कस करना होता है तो संरचना अलग प्रकार की होती है, और जो संरचना हमेशा विचार करती रहती है, जो हमेशा पूर्णकालिक रूप से उपलब्ध होती है, वो संरचना अलग है। तो पहले जब राज्य जिसमें शामिल हो उसको देख लेते हैं तो नीति आयोग की संरचना कैसी है। तो इसमें एक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जा सकता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। इस हिसाब से वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। गवर्निंग काउंसिलिंग जो होती है, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें सभी मुख्यमंत्री से तात्पर्य मेरा ये है कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री है वो, और जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री है, जैसे वर्तमान में पुदुचेरी और दिल्ली में क्या है मुख्यमंत्री, तो वो शामिल होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, और प्रशासक मतलब जिस केंद्र शासित प्रदेश में जहां उपराज्यपाल है, कहीं प्रशासक है ना, तो जहां पे जो भी है वो इसमें शामिल होंगे। एक हिसाब से जो संवैधानिक प्रमुख है या जो वास्तविक प्रमुख है राज्य का, वो शामिल होता है। जो पूर्ण राज्य है भारत के, जो पूर्ण राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी है, इनसे मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में 2 जगह मुख्यमंत्री होते हैं। कौन कौन सी जगह? एक जगह होते हैं पुदुचेरी में और एक जगह केंद्र शासित प्रदेश 2 है, एक दिल्ली, एक पुदुचेरी। तीसरा कौन बनेगा? जम्मू कश्मीर। वहां जब चुनाव हो जाएंगे तो वहां भी मुख्यमंत्री होगा। तो गवर्निंग काउंसिल में आपको याद रखना है राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री है वहां से मुख्यमंत्री आते हैं। जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां पे जो भी है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, प्रशासक, वो आते हैं और इस गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। जब मीटिंगें होती हैं तो उसमें हिस्सा लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग हर समय नहीं होती। जब किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए जब क्षेत्रीय परिषद की गठन की जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री विशिष्ट मुद्दे पर क्षेत्रीय परिषदों का गठन करता है, और वहां पर विशिष्ट क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दे को देखा जाता है, और उसमें उसी क्षेत्र के, जैसे मान लो पूर्वोत्तर के उदाहरण के लिए देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोई एक विशेष समस्या, जैसे पर्यावरण में वनों की कटाई के लिए कोई समस्या है, तो ये क्षेत्रीय परिषद नीति आयोग के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। और वहां पे क्या होगा कि जो पूर्वोत्तर के जो भी 7 राज्य हैं या सिक्किम को मिला के 8 राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। तो इसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं विशिष्ट क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दे के लिए, या इस कार्य किया जाता है। पेशी आमंत्रित सदस्य मतलब कोई जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, तकनीकी का मुद्दा है, किसी क्षेत्र की मुद्दा है, तो उसके लिए अगर विशेषज्ञों की जरूरत है तो प्रधानमंत्री विशेषज्ञों को भी, ये जो नीति आयोग की जो बैठक होती है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल होते हैं, उसके साथ विशेषज्ञों को भी बुला सकते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि नीति आयोग संपूर्ण रूप से प्रधानमंत्री कंट्रोल में होती है, और प्रधानमंत्री अपने देश के संचालन के लिए, सरकार की नीतियों के संचालन के लिए विभिन्न मुख्यमंत्री, विशेषज्ञों और राज्यपाल, उपराज्यपाल आदि का सहयोग लेने के लिए नीति आयोग के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो नीति आयोग का मुख्य रूप से कंट्रोल किसका है? भारत के प्रधानमंत्री का है। तो विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब देखते हैं पूर्णकालिक संगठन ढांचा, मतलब पी जो नीति आयोग है उसका पूर्णकालिक संगठन ढांचा, मतलब कि ये सारे लोग उपलब्ध ही होते हैं नीति आयोग के रूप में कार्य करने के लिए हमेशा। ये इनको तो विशेष रूप से बुलाया जाता है, लेकिन ये जो इधर वाली जो जगह है जिसे पूर्णकालिक संगठन ढांचा हो जाती है, हमेशा उपलब्ध होते हैं और ये नीति आयोग के लिए कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही रहेगा, उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नामित कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होगा। सदस्य
पूर्णकालिक सदस्य होंगे, इसमें 3 सदस्य हैं पूर्णकालिक, जो नीति आयोग के कार्यों की देखरेख करेंगे, नीति आयोग किस प्रकार कार्य करेंगे उसमें सहयोग करेंगे, किसका, उपाध्यक्ष का और सीईओ का सहयोग करने के लिए 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं वर्तमान में। अंशकालिक सदस्य जो विश्वविद्यालय है, जो वैज्ञानिक संस्थान है, उसके 2 सदस्यों को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए कितने सदस्य नियुक्त करता है प्रधानमंत्री? 2। कितने करता है? 2। तो अंशकालिक सदस्य आपसे पूछे जा सकते हैं कि अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति किस क्षेत्र से होगी, तो विज्ञान के क्षेत्र से हो सकती है, विश्वविद्यालय के क्षेत्र से हो सकती है, आदि क्षेत्रों से हो सकती है। पदेन सदस्य जो नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसके 4 मंत्री हो सकते हैं। इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। 4 मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री नामित करता है नीति आयोग के लिए। कितने सदस्य? 4। देखो सदस्यों के बारे में पूछ सकते हैं, अंशकालिक सदस्य 2, पदेन सदस्य 4। आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के पदेन सदस्य कहां से लिए जाते हैं, तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के 4 मंत्री। आप ये सोच लो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के 4 मंत्री, है ना। सीईओ प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब नीति आयोग की जो संगठन है उसको एकजुट करने का, उसको व्यवस्थित चलाने के लिए जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है या सीईओ होता है, उसको प्रधानमंत्री नामित करते हैं। जो भारत में सचिव स्तर का अधिकारी होता है वो नीति आयोग का सीईओ बनता है। अगर सचिवालय की आवश्यकता है तो नीति आयोग के लिए सचिवालय की व्यवस्था की जाएगी, कार्यालय के रूप में एक जगह, एक भवन की व्यवस्था की जाएगी अगर जरूरत है तो ये क्या है, इसकी पूर्णकालिक संगठन ढांचा है। क्या एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, पूर्णकालिक सदस्य होंगे, अंशकालिक 2 सदस्य होंगे, पदेन 4 सदस्य होंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को प्रधानमंत्री नामित करते हैं। एक सीईओ होगा और सचिवालय की आवश्यकता होगी तो सचिवालय बना जाएगा। ये क्या है, नीति आयोग का अपन ने क्या देख ली, संरचना देख ली। आपसे नीति आयोग से क्वेश्चन जो पिछले परीक्षा में पूछे गए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग में अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं, तो 2। कितने होते हैं? 2। किस क्षेत्र से? विद्यालय वगैरह से आते हैं। पदेन सदस्य कहां से आते हैं, तो भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, मतलब जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने वाला मंत्रिमंडल है, उसके 4 मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में नीति आयोग के साथ काम करने का मौका प्रधानमंत्री देते हैं। और सचिवालय की आवश्यकता होती है तो बना दिया जा सकता है। और सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, है ना। देखो संरचना से और नीति आयोग के निर्माण से आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि प्रधानमंत्री देश के संचालन के लिए, नीति निर्माण के लिए, अपने सहयोग के लिए क्या है, राज्य के मुख्यमंत्रियों से सहयोग ले रहा है, अधिकारियों से सहयोग ले रहा है, विशेषज्ञों से सहयोग ले रहा है। उसके लिए नीति आयोग में प्रधानमंत्री ही जो भी पद है उसके लिए नामित करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। अब देखते हैं अपन कि नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या थे, जिसके लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। अब देखते हैं कि नीति आयोग के प्रमुख कार्य उद्देश्य क्या है, नीति आयोग किन उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, या नीति आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, नीति आयोग की रणनीति किस प्रकार की होती है, नीति आयोग किसके लिए चर्चाएं करता है, बैठकें करता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग का सबसे प्रमुख कार्य है देश के विकास के लिए नीति निर्माण और रणनीति पर परामर्श करना। मतलब देश का विकास कैसे हो, इसके लिए नीति का निर्माण करना, और क्या रणनीति होनी चाहिए इसके लिए चर्चा करना, इसके लिए बैठक करना, इसके लिए केंद्र राज्य को मिलकर साथ में काम करना, इसके लिए विशेषज्ञों की मदद लेना। मतलब कि देश का विकास हो सके उसके लिए नीति का निर्माण करना, क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर चर्चा करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था। क्योंकि नीति आयोग का उद्देश्य ही है कि आपको विचार करना है, आपको सोचना है और बताना है कि किस प्रकार से नीति का निर्माण होना चाहिए। इसीलिए इसको थिंक टैंक बोला जाता है। जो सोचे, जो करने के लिए सोचे, जो देश के विकास के लिए सोचे, उसे ही नीति आयोग कहा गया है। और नीति आयोग का कार्य है देश के विकास के लिए नीति निर्माण और रणनीति के लिए चर्चा करना, आपस में बैठ के चर्चा करना। दूसरा उद्देश्य है, यह कार्य है सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। सहयोगात्मक संघवाद, देखो भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र है और केंद्र के नीचे राज्य है, लेकिन दोनों को मिलकर कार्य करने को ही सहकारी संघवाद या सहयोगात्मक संघवाद बोलते हैं। ऐसा संघवाद, ऐसा सिस्टम जिसमें राज्य और केंद्र आपस में एक दूसरे के पूरक के समान, एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो सहयोग की
बढ़ाकर संघवाद को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी नीति आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि इसमें जब मुख्यमंत्री शामिल होते हैं तो वो अपनी नीतियां बताते हैं, वो अपनी रणनीति बताते हैं, वो अपनी समस्याएं बताते हैं, वो अपने कानून निर्माण के लिए योजना बताते हैं। तो जब विभिन्न मुख्यमंत्री और केंद्र जब मिलकर उस पर डिस्कशन करता है तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज होती है उसका चुनाव किया जा सकता है, जो समस्याएं होती है उनको सुलझाया जा सकता है। जिससे क्या होगी, जब आपस में बैठ के बातें की जाती हैं तो सहयोग को बढ़ावा मिलता है और केंद्र और राज्य मिलकर कार्य कर सकते हैं, जो देश के संचालन के लिए, देश की शांति व्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नीति आयोग का एक उद्देश्य भी है और कार्य भी है कि वो सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा दे। तीसरा नीति आयोग का कार्य है कि राष्ट्रीय विकास के लिए साझा दृष्टिकोण बनाना, मतलब कि राष्ट्र का विकास हो सके इसके लिए एक ऐसा दृष्टिकोण बनाना, ऐसी सोच बनाना, ऐसा विजन बनाना कि राज्य भी वही सोचे, देश का केंद्र भी वही सोचे, व्यक्ति भी वही सोचे, विशेषज्ञ भी वही सोचे। मतलब कि जैसे गरीबी दूर करना है तो केंद्र का जो काम है वो राज्य सहयोग देंगे तभी तो गरीबी दूर हो पाएगी। विशेषज्ञ उपाय बताएंगे कि किस प्रकार फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाए, किस पर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, तभी तो गरीबी दूर होगी। तो जब मतलब कि एक कार्य पर जो कार्य सरकार को करना है उस पर सभी का दृष्टिकोण साझा हो जाए, जनता का भी, राज्य का भी, केंद्र का भी, विशेषज्ञों का भी, अधिकारियों का भी, तो एक राष्ट्र विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण, एक ऐसी सोच बनाना जिससे देश का भला हो सके, जिससे देश का विकास हो सके, वह कार्य भी नीति आयोग करता है। इसमें मुख्यमंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी सभी शामिल होते हैं। तो सभी देश के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाने के लिए नीति आयोग में शामिल होते हैं और नीति आयोग के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए क्षमता का विकास करना, क्योंकि देखो नीति आयोग ने मान लो कार्यक्रम बनाए कि स्वच्छता करना, एक नीति बनाई कि स्वच्छता के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, लेकिन जब तक आप इस कार्यक्रम को और इस नीति के लिए अगर आप क्षमता का विकास नहीं करेंगे, मतलब कि जब तक आप जो नीति बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या आपको तकनीकी चाहिए, क्या आपको बजट चाहिए, कितना आपको निवेश चाहिए, सबकी जानकारी नहीं होगी और आप मशीनों को नहीं लाएंगे, क्षमता को नहीं लाएंगे, कितने लोगों की जरूरत चाहिए, किस प्रकार के लोगों की जरूरत चाहिए, तो आप क्षमता विकास के लिए भी कार्य करते हैं। क्योंकि नीति आयोग का कार्यक्रम और नीतियों को क्रियान्वयन कराने के लिए, उनको सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी है क्षमता का विकास करना, तो उसमें भी नीति आयोग सहयोग करती है। अब अगला है कि विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना। नीति आयोग अपने विशेष आमंत्रित सदस्यों में, अंशकालिक सदस्यों में विशेषज्ञों को, शिक्षा से जुड़े लोगों को, है ना, विज्ञान संस्थान से जुड़े लोगों को शामिल करती है और उनकी जो विचार है, उनकी जो ज्ञान है उसका उपयोग देश के विकास में करने की कोशिश करती है। तो यह नीति आयोग को एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव पॉइंट भी है और इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और अपने क्षेत्र में अपार ज्ञान रखते हैं, जिसका प्रयोग राष्ट्र विकास में किया जा सकता है। तो यह कार्य भी नीति आयोग करता है, क्या विशेषज्ञों से सहायता प्राप्त करता है। तो जो नीति आयोग के जो उद्देश्य और कार्य है वो राष्ट्र विकास के लिए सहयोग प्राप्त करना, राष्ट्र विकास के लिए क्षमता विकास करना, राष्ट्र विकास के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेना, राष्ट्र विकास के लिए नीतियों का निर्माण करना, राष्ट्र विकास के लिए रणनीति तैयार करना, यही नीति आयोग का कार्य है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह जो संस्था है 1 जनवरी 2015 से इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार कार्य कर रही है। नीति आयोग ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। स्वच्छता के लिए वो सूचकांक जारी करता है, राज्यों के लिए बहुत विशेष योजनाओं के लिए आकांक्षी जिला योजना लाता है और यह राज्य, केंद्र और उन चीजों के लिए विशेष ध्यान रखता है जहां राष्ट्र विकास में बाधा बढ़ रही है, जहां समस्या है, उन समस्याओं को सुलझाकर देश का विकास करने पर नीति आयोग का विशेष फोकस रहता है। अब अपन देख लेते हैं कि नीति आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं जो आपकी एमपीपीएससी परीक्षा 2020 में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, जो आपको अगर आप यहाँ सीख लिए तो आप उस उत्तर को आसानी से दे सकेंगे। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में अपन जो उसकी पूर्णकालिक संरचना है, उसके जो पदेन सदस्य उनके नाम देख लेते हैं। आपसे नाम पूछ सकते हैं कि कौन नीति आयोग में किस जगह पे है, किस सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष का नाम याद रखना है डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। पूर्णकालिक सदस्य मतलब कि जो पूर्ण रूप से नीति आयोग जब से बना है तब से उसके सदस्य बने हैं, वो कौन कौन से हैं? विवेक ओबेरॉय जो एक अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर बी के पाल जो एम्स से जुड़े हुए हैं,
मतलब एक प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रमेश चंद है, क्या है? प्रोफेसर रमेश चंद जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर विजय कुमार सारावत जो रक्षा मामले के विशेषज्ञ हैं। तो पूर्णकालिक सदस्य में आप देखो विवेक ओबेरॉय अर्थशास्त्र मतलब धन के मामले में आर्थिक क्षेत्र के लिए, डॉक्टर बी के पाल जो स्वास्थ्य क्षेत्र देखते हैं, प्रोफेसर रमेश चंद जो कृषि अर्थशास्त्र मतलब की जो खेती वाला, क्योंकि भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है ना, तो उनको रखा गया रमेश चंद। डॉक्टर विजय कुमार ये रक्षा क्षेत्र मतलब कि नीति आयोग में जिसे नीति निर्माण के लिए बनाया गया, उसमें जो पूर्णकालिक सदस्य है उसमें सभी क्षेत्रों को शामिल किया है, कृषि क्षेत्र को, रक्षा क्षेत्र को, स्वास्थ्य क्षेत्र को और आर्थिक क्षेत्र को, जिससे ऐसी नीति का निर्माण हो सके जो एक अच्छी नीति हो, अच्छी रणनीति हो, जो राष्ट्र विकास में सहयोगी हो सके। तो आप नाम याद कर लेना, विवेक ओबेरॉय, डॉक्टर बी के पॉल, रमेश चंद और विजय कुमार। पदेन सदस्य में केंद्रीय मंत्री होते हैं। मैंने बोला था कितने सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, सारे चारों केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें पदेन सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री ने नामित किया है। तो आपसे ये संख्या पूछ सकते हैं कि नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो 4। कौन कौन है अभी वर्तमान में? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। और वर्तमान सीईओ कौन है नीति आयोग के? अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। कौन कौन से सदस्य पदेन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। इन नामों को आप याद कर लेना, क्योंकि नीति आयोग वर्तमान में बहुत ही चर्चित आयोग है और देश में नीति निर्माण में, रणनीति में और सुर्खियों में रहने में महत्वपूर्ण आयोग है नीति आयोग। तो इसके बारे में इन नामों को आप अच्छे से याद कर लेना। और इसका सीईओ याद रखना अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, ये पूछा जा सकता है। और पदेन सदस्यों की संख्या कितनी है? 4। तो ये आप नाम अच्छे से याद कर लें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ। नमस्कार दोस्तों।